सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुल भिंगराज, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉमर्स फैकल्टी, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन। आज मैं यूजी सेमेस्टर 3 जिसमें सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन और टॉपिक है मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं। एक प्रबंधक का मुख्य कार्य संगठन में कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं को संगठित करके पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। यहाँ विभिन्न व्यक्तियों से अभिप्राय उत्पादन के मानवीय उत्पादन अर्थात कि ह्यूमन फैक्टर से है। इसकी कार्यकुशलता पर गैर मानवीय तत्वों अर्थात कि नॉन ह्यूमन फैक्टर जैसे मशीन, माल आदि की उपयोगिता आधारित होती है। इससे स्पष्ट होता है कि संगठन में उत्पादन के मानवीय तत्व का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न ये उठता है कि उत्पादन के मानवीय तत्व की उपलब्ध क्षमता एबिलिटी का कुशलतापूर्वक उपयोग कैसे किया जाए। किसी भी व्यक्ति की कार्यकुशलता का संबंध दो तत्वों से होता है। पहला, किसी कार्य को करने की योग्यता का स्तर, लेवल ऑफ एबिलिटी टू डू सर्टेन वर्क, और दूसरा है उसके कार्य करने की इच्छा, विलिंगनेस टू डू द वर्क। जहाँ तक कार्य करने की योग्यता के स्तर का प्रश्न है, या शिक्षण तथा प्रशिक्षण, एजुकेशन और एंड ट्रेनिंग द्वारा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन कार्य करने की जो इच्छा है वो अभिप्रेरणा अर्थात कि मोटिवेशन के द्वारा ही इसे सृजित किया जा सकता है। इस तरह से यहाँ स्पष्ट है कि कार्य करने की योग्यता तथा कार्य करने की इच्छा दोनों परस्पर जो है अलग अलग तरह के गुण होते हैं। अपनी कार्य करने की योग्यता के आधार पर ही कोई भी व्यक्ति किसी संस्था में नियुक्त किया जाता है, और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आवश्यकता पड़ने पर शिक्षण प्रशिक्षण इस गुण में वृद्धि किया जा सकता है। लेकिन प्रबंधक के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और यह देखना होता है कि व्यक्तियों के कार्य करने की इच्छा को किस प्रकार से हम उसको प्रभावित कर सकते हैं, अर्थात किस विधि द्वारा उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाए। ऐसा करने के लिए उनके अंतर्गत छुपी हुई जो क्षमता है तो वही जो है कहना चाहिए एक तरह से अभिप्रेरणा होती है। तो इस पर उसको ध्यान देना है, और ऐसा करने पर कुशलता में हम कर्मचारियों की जो कार्य कुशलता है तो उसमें निखार कर सकते हैं, और प्रबंधक अपने उद्देश्य में भी सफल हो सकता है। अतः अभिप्रेरणा अर्थात कि मोटिवेशन वह प्रेरणा होती है जिसके माध्यम से संगठन के हर एक स्तर के लोगों में जो कार्य करता है तो उनके बीच जो भी छिपी हुई क्षमता है तो उसको उजागर करके संस्था के उद्देश्यों को सफलता प्राप्त किया जा सकता है। अब हम आएंगे कि मोटिवेशन का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। एक व्यक्ति जब कोई भी कार्य करता है तो उसके पीछे उसकी कोई ना कोई जो है जरूरत होती है, और ऐसा करने के लिए वो उसको प्रेरित करता है। कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली इन जरूरतों की प्रेरणा, जिसको कि हम मोटिव कहते हैं, प्रेरणा के अंतर्गत व्यक्तियों को उनकी जरूरत अथवा प्रेरणा का अनुभव कराकर उसमें काम करने की इच्छा को उत्पन्न किया जाता है। ये अभिप्रेरणा जो है वो अंग्रेजी भाषा का रूप है। अंग्रेजी भाषा में जिसको कि हम मोटिवेशन कहते हैं, और ये शब्द जो है अंग्रेजी शब्द मोटिव शब्द से बना हुआ है, इसे लिया गया है। और इस तरह से मोटिव शब्द का अर्थ ही होता है व्यक्ति के अंतर्गत छिपी हुई
ऐसी इच्छा शक्ति जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है या उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार मोटिवेशन का अर्थ है व्यक्ति में छिपी हुई इच्छा शक्ति का उसे अनुभव कराना। इस तरह से हम इसको दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्तियों को उसकी जरूरतों का अनुभव इसलिए कराया जाता है कि जरूरतों को पूरा करने के लिए वे कुछ कार्य करेंगे जो कि संस्था के हित में होगा। इस तरह से ये इसका अर्थ हुआ। अब हम इसकी परिभाषाओं की ओर अपना नजर को डालेंगे। विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर अपने अनुभवों के आधार पर अभिप्रेरणा की परिभाषाओं को निम्नलिखित अर्थात कि इस प्रकार से उन्होंने विचारों को प्रकट किया है, जिसमें पहला जो है वो है कुंज और डोनल के अनुसार कि अभिप्रेरित करना लोगों को इच्छित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। द मोटिवेट इज टू इंड्यूस पीपल टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। दूसरा है W.G. स्कॉट के शब्दों में अभिप्रेरणा का अर्थ उस प्रक्रिया से है जो इच्छित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु लोगों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। अभिप्रेरणा का अर्थ जो है वो उस प्रक्रिया से है जो इच्छित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोगों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इस तरह से ये दोनों परिभाषाओं को जब हम देखते हैं तो इसे स्पष्ट होता है कि अभिप्रेरणा लोगों में कार्य करने के लिए जो है एक तरह से उनको कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है और इसके माध्यम से उनकी क्षमता का जो है संस्था जो है पूरा उपयोग करता है और अपने उद्देश्यों को आसानी से वो प्राप्त कर सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि संस्था और कर्मचारी दोनों को ही अभिप्रेरणा से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि अभिप्रेरणा मिलने से वे कार्य को कुशलतापूर्वक करते हैं। उत्पादन का कार्य जो है समय पर, नियत समय पर और ठीक से वो हो सकता है और संस्था के लिए लाभप्रद होता है। तो इस तरह से संस्था और जो भी उसमें कार्य कर्मचारी है तो दोनों को ही ज़्यादा से ज़्यादा से संतुष्टि प्राप्त होती है। इस तरह से अभिप्रेरणा जो है वो प्रबंध के अंतर्गत इसका भी बहुत विशिष्ट भूमिका रहती है। अब हम इसकी देखेंगे कि क्या विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा की विशेषताएं। नंबर 1 है मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। अभिप्रेरणा एक आंतरिक अभिव्यक्ति या अनुभव है, अर्थात कि ये अभिप्रेरणा जो है एक कहना चाहिए कि एक मनोवैज्ञानिक धारणा है और इस तरह से ये व्यक्तियों के अंतर में अंतर्निहित रहती है, अंदर से ही ये पैदा होती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ जो है आवश्यकताएं जो है जन्म लेती हैं जिसका प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ता है, अर्थात उनको संतुष्ट करने के लिए वह कुछ कार्य करने के लिए वो सोचता है। दूसरा है अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है। मोटिवेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को एक बार जब उसको प्रेरणा मिल जाती है तो संस्था के अंतर्गत एक तरह से उसके अंदर में उत्साह और खुशी जो है उत्पन्न होती है और इसको वो अपने कार्यों के द्वारा, अच्छे कार्य करने के द्वारा अधिक से अधिक कार्य करने के लिए वह जो है पूर्ण रूप से सक्षम हो जाता है और परिणाम ये होता है कि जो काम होते हैं वो हो जाते हैं और संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनको सहायता मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए समय समय पर व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं का अनुभव करा करके उसको अभिप्रेरित करना है। तीसरा है प्रत्येक मनुष्य के अभिप्रेरक तत्व भिन्न होते हैं। ईच पर्सन हैज डिफरेंट मोटिवेशन फैक्टर्स। हर एक व्यक्ति की आवश्यकताएं जो हैं वो अलग अलग होती हैं और इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि ये आवश्यकताएं ही व्यक्तियों को अभिप्रेरित करता है, अतः सभी की आवश्यकताएं भिन्न होने के कारण जो अभिप्रेरणा के तत्व होते हैं तो ये तत्व भी एक दूसरे के अनुसार से भिन्न होते हैं।
नेक्स्ट है 4, अभिप्रेरणा कई प्रकार से दी जा सकती है। मोटिवेशन मे बी गिवन इन मेनी वेज। अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि इसके प्रदान करने की अनेक विधियां हैं और संबंधित व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक तथा अमौद्रिक विधियों द्वारा भी उनको प्रभावित किया जा सकता है। अर्थात कि मौद्रिक का मतलब ये हुआ कि जो कि यदि वो ज्यादा कार्य करते हैं तो कार्य करने के द्वारा उनको अतिरिक्त जो है बोनस के तौर पर उन्हें मुद्रा दी जाती है, जिसको कि हम मौद्रिक अर्थात कि मॉनिटरी के अंतर्गत रखते हैं। और दूसरा अनमॉनिटरी का मतलब ये हुआ कि उनको मनी के रूप में नहीं बल्कि उनकी योग्यताओं को निखार लाने के लिए, उनकी कुशलता में वृद्धि प्राप्त करने के लिए उनको समय समय पर जो है उनको काम के प्रति अभिप्रेरित किया जाता है। तो इसी को ही हम लोग अमौद्रिक विधियों के अंतर्गत लाते हैं। 5वां, अभिप्रेरणा से मनोबल का संचार होता है। मोटिवेशन क्रिएट्स मोरल। अभिप्रेरणा और मनोबल दोनों जो है परस्पर अलग अलग है। व्यक्तियों को अभिप्रेरित करके मनोबल का संचार किया जाता है, जिससे उनकी कार्य योग्यता, कार्य करने की इच्छा प्रेरित हो जाती है। तो स्पष्ट है कि अभिप्रेरणा की प्रक्रिया से ही मनोबल का संचार होता है। 6वां है, अभिप्रेरणा समस्याओं का एकाकी समाधान है। मोटिवेशन इज द ओनली सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। प्रबंधक के सामने यह समस्या होती है कि अधीनस्थों में कार्य करने की इच्छा को कैसे जागृत किया जाए। ऐसा मात्र अभिप्रेरणा द्वारा ही किया जा सकता है। जब तक उनको आवश्यकताओं के माध्यम से अभिप्रेरित नहीं किया जाएगा, प्रबंधक अपनी समस्या को हल नहीं कर सकता है। 7वां, इसका संबंधन संगठन के सभी स्तरों से रहता है। इट रिलेट्स विद ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात कि प्रबंध में 3 स्तर होते हैं, आपका हाई, मिडिल एंड लोअर। तो तीनों लेवल में हम देखते हैं कि सभी में अभिप्रेरणा की बहुत ही आवश्यकता होती है। इस तरह से अभिप्रेरणा की एक विशेषता ये भी है कि इसका उपयोग संगठन के सभी स्तरों पर किया जाता है, क्योंकि मानव का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि वह काम करना पसंद करता है, चाहता भी है, और यह बात संस्था में कार्यरत सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, चाहे वह किसी भी स्तर का क्यों ना हो। अतः सबों को जो है कि काम जो है वो अच्छा से करे, काम के प्रति जो है वो लापरवाह ना हो या काम को कम करे, ऐसी बात नहीं है। उनको समय समय पर, चाहे वह हाई लेवल का है, मिडिल लेवल का हो या लोअर लेवल का है, जो जिस पद में कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उनको जो है उनके अनुसार से अभिप्रेरणा देनी चाहिए, ताकि उनकी जो मनोत्साह है या उनको काम करने की जो मनोवृत्ति है तो उसको जागृत किया जा सकता है, सृजित किया जा सकता है, ताकि वे अधिक से अधिक काम करें और संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में वे अपना विशिष्ट सहयोग दे सके। तो इस प्रकार से अभिप्रेरणा की मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि अभिप्रेरणा की क्या क्या इम्पोर्टेंस, महत्व है।